मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके एक नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के आधिकारिक घोषणा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान सहयोग के लिए भूटान ने उन्हें यह सम्मान दिया है। इससे पहले भी कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। पीएमओ भूटान ने पीएम मोदी की भूटान यात्रा की एक तस्वीर भी शेयर की है। साथ ही भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि भूटान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफी खुश हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जानकारी दी कि अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पर फैसला कब तक होगा, इस संबंध में फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से अगले सीडीएस के नाम पर चर्चा होने लगी। कहा जाने लगा कि तीनों सेना प्रमुख में से ही देश का अगला सीडीएस चुना जा सकता है। और इस बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने फिलहाल के लिए सीडीएस की कुछ जिम्मेदारियों को चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष के रूप में संभाल लिया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख शामिल है। ये समिति सैन्य मुद्दों को तय करने वाली मुख्य संस्था है। जनरल रावत के कार्यभार संभालने के साथ ही 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पद सृजित किया गया था। सीडीएस को समिति के स्थायी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। जनरल रावत की मृत्यु के बाद, निधन के बाद जनरल नरवणे ने सीओसीएस का पद संभाला है, क्योंकि वो सेवारत प्रमुखों में सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं। उन्हीं के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा थी। सूत्रों ने बताया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जनरल नरवणे के सबसे वरिष्ठ होने के चलते उन्हें कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। बढ़ते आगे, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में 9% एमएसएमईज बंद हो गई, जिससे मित्रों को फायदा हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। एक बार फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी और सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया और बड़ी संख्या में रोजगार खत्म हो गया, ये भी कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय पर मैंने सरकार से कुछ गंभीर सवाल किए थे, जिनके जवाब में उन्होंने माना है कि कोविड काल में 9% एमएसएमईज बंद हो गई, यानी मित्रों को फायदा, अर्थव्यवस्था कमजोर और रोजगार खत्म। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पिछले साल अगस्त में किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5,744 एमएसएमईज को शामिल किया गया था, जिसमें पाया गया कि उनमें से 91% काम कर रहे हैं, जबकि 9% कोविड-19 के कारण बंद हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल की अदालत में दिए गए आवेदन की पृष्ठभूमि में लोकसभा में कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह भी कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा एक क्रिमिनल हैं, जिन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। हालांकि दूसरी तरफ सरकार अजय मिश्र को हटाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने दुष्कर्म पर भद्दी और अश्लील टिप्पणी को लेकर माफी मांगी है। रमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए कहा कि अपराध को छोटा करने का उनका इरादा नहीं था। इससे पहले आज सुबह विधानसभा जाते समय वो पत्रकारों के सवालों से बचते भी नजर आए। बताते चले कि कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। इस दौरान स्पीकर समेत कई विधायक हंसते हुए भी दिखाई गए, जिसके बाद कई राजनीतिक दलों ने नेताओं की कड़ी आपत्ति जताते हुए निंदा भी की।
दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा, ऐसे शख्स को विधानसभा में बैठने का कोई भी हक नहीं है। स्वाति मालीवाल बोली कि यहां तक ऐसे विधायकों को गिरफ्तार कर वीआईपी सिक्योरिटी उनकी वापस ली जाए। वहीं विधायक के खिलाफ एक एनजीओ ने शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल आपको बता दें कि विधायक की तरफ से इस आपत्तिजनक टिप्पणी को देखते हुए माफी मांग ली गई है। देखिए, धर्म के नाम पर देश बनाया तो जा सकता है, पर देश कायम नहीं रह सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्म को लेकर बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति पर चिंता जताते हुए कहा कि जो ऐसा करते हैं उन्हें देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने इस दौरान जाति आधारित राजनीति के बारे में भी बात की। खुशी है, जो सपना मैंने देखा था डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का विश्वविद्यालय का, वो सपना आखिर में पूरा हुआ। सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश के अंदर मैं 30 बार मुख्यमंत्री बना। कारण नहीं है कि मैं 30 बार मुख्यमंत्री बना, जाति पाति के साथ कर नहीं पाता हूँ। मेरी जाति का एक आदमी है एमएलए, एक एमएलए, वो मैं खुद ही हूँ। छत्तीस कौम मुझे प्यार नहीं करते, विश्वास नहीं करते प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर दो बातें कहने की स्थिति बनी हुई। इसलिए मुझे खुशी है कि आज का समारोह विशेष पहचान रखता है, और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। देव सरोवर जी का जो मैंने स्मरण किया है, उसका श्रेय तो मुझे जाना चाहिए। और उधर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है, और इसी के मद्देनजर कैप्टन आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मुलाकात के दौरान उत्तरी राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संभावित सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। बताते चले कि कैप्टन कल ही पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर ने 7 दिसंबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की थी, जो कि पंजाब विधानसभा चुनावों के बीजेपी प्रभारी भी है। एक हफ्ते बाद यानी 14 दिसंबर को शेखावत ने कहा था कि सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी चुनाव के लिए एक दूसरे के साथ गठबंधन कर सकती है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में जयपुर की रैली में हिंदू और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताया था कि कौन हिंदू है और कौन हिंदुत्ववादी। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी को हिंदू और गॉडसे के पुजारियों को हिंदुत्ववादी करार दिया था। अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और अब संघ विचारक इंद्रेश कुमार ने भी उन पर निशाना साधा। ऐसा है कि उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व शरीर और आत्मा के 2 हिस्से कर दिए। हिंदुत्व के बिना हिंदू और हिंदू बिना हिंदुत्व के एक जीवमान हो ही नहीं सकता। इसलिए ही इज वेरी पुअर इन हिज नॉलेज एंड ही इज आल्सो पुअर इन हिज कंसेप्शंस। तो भगवान को प्रार्थना करना सद्बुद्धि है। हिंदू और हिंदुत्व एक शरीर और एक आत्मा का संबंध है। आत्मा हिंदुत्व है, शरीर का नाम। बढ़ते आगे, निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन है, और इससे पहले बृहस्पतिवार को हड़ताल के पहले दिन देश भर में सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा। इन बैंकों के ग्राहकों को बैंकों का कामकाज बंद होने की वजह से जमा और निकासी, चेक समाशोधन और लोन मंजूरी जैसी सेवाओं के ठप होने से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, जिसे देखते हुए शुक्रवार को भी बैंकों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। बताते चले ये हड़ताल अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन समेत 9 बैंक संघों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई है। कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने बताया कि हड़ताल में 9 लाख कर्मचारी शामिल हुए और 1 लाख से ज्यादा शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहा। AIBEA के महासचिव CH वेंकटचलम के मुताबिक हड़ताल की वजह से गुरुवार को 18,600 करोड़ रुपए के 20 लाख का चेक से जुड़ा लेन देन नहीं हो सका। ये भी बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की भी घोषणा की थी।
और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई ही नहीं। राज्य में 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने विधान परिषद में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिखित जवाब दिया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी व्यक्ति की मौत हुई ही नहीं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अप्रैल से जून के बीच आई थी। इस दौरान देश में हजारों की मौत हुई। इसमें प्रदेश में सैकड़ों मरीजों की मौत हुई। देश में सभी हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई थी और इससे यूपी की बात अगर हम करें तो अछूता यूपी भी नहीं रहा था। ऑक्सीजन के लिए हर जगह लाइनें लगी थी। कई लोगों की मौत हुई थी और उन मौत के कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता ना होना बताया गया था। सरकार के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर अब सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, हमलावर है। ऐसे में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी आने वाले समय में सरकार के लिए ही गले की फांस बनती नजर आ रही है। तो अब इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि सरकार क्या बताना चाहती है। देश में कोरोना की जब दूसरी लहर का सामना लोग कर रहे थे, उस वक्त हर कोई उन हालात का साक्षी बना था, किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वहीं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में कर्नाटक में 5 और तेलंगाना में 4 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में ओमाइक्रॉन के केस बढ़कर 87 हो गए हैं। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए थे। वहीं 5 लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए थे। भारत में ओमाइक्रॉन अब तक 11 राज्यों में फैल चुका है, जिसमें 32 केस के साथ महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। दूसरा नंबर राजस्थान का है। तो ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका एफएम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से ओमाइक्रॉन के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 83 हो चुकी है इनकी संख्या। ऐसे में अनुमान ये था कि अगर ये संक्रमण भारत में आता है तो ये संक्रमण इतनी तेजी से फैलेगा कि दिन ब दिन संख्या बढ़ती जाएगी और वो देखने को मिल भी रहा है। आखिर इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा, या फिर आपसे हम ये समझना चाहेंगे, दर्शकों को प्लीज बताइए कि क्या एक बार फिर से जो हमने पहली और दूसरी वेव के दौरान देखा था वही दोबारा झेलना पड़ सकता है हमें? बिल्कुल आपने सही कहा और निकट भविष्य में ये उसी तरीके से आएगा जैसे कि पहले बार आया और दूसरे बार आया। क्योंकि इसमें एक ही चीज है कि इन लोगों को अभी टॉक्सिसिटी नहीं दिखी। मन टॉक्सिसिटी का मतलब सीरियस इफेक्ट नहीं दिखा। अदरवाइज इसमें उसी तरीके से तेजी से फैलेगा। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रांग रखिए, एयरपोर्ट से आने जाने वालों पे नजर रखिए, तथा आइसोलेशन करिए। लोग मास्क नहीं लगा के चल रहे हैं, भीड़ वैसे ही भरी हुई है, सिनेमा हॉल वैसे ही खुले हुए हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि बंद किए जाए, मास एक्सपोजर बंद हो, नहीं तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। जी डॉक्टर शुक्ला जी, हमने देखा कि संक्रमण उन लोगों में भी फैल रहा है जिन्होंने दोनों डोज लिए हुए हैं, यानी कि अगर आप फुली वैक्सीनेट हैं तो बावजूद उसके भी खतरा टल नहीं रहा है, आप भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में लापरवाही बरतना कितना ज्यादा खतरनाक है, और बूस्टर डोज की अहमियत भी आपसे समझना हम चाहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए ये लोग अब बूस्टर डोज के लिए कह रहे हैं, लेकिन बूस्टर डोज पे अभी कोई क्लिनिकल ट्रायल तो हुआ नहीं। जी। ये हवा में है और इसका प्रिवेंशन के लिए वही जो प्रिवेंशन WHO के गाइडलाइन से चल रहा है उसी तरीके से बरकरार रखें। स्कूल कॉलेजेस बंद है, बहुत अच्छा है, लेकिन गाजियाबाद में सब खुला हुआ है। जबकि दिल्ली NCR में सब बंद होना चाहिए और जहाँ भी ऑफिसेज वगैरह है वहाँ रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट करें, नहीं तो इतनी तेजी से फैलेगा जनवरी तक जाते जाते कि हालत खराब हो जाएगी। बहुत पहले उनसे बात हुई थी एम्स के डॉक्टर गुलेरिया साहब से, उन्होंने यही बताया था कि
15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी मार्च तक में बहुत तेजी से फैल सकता है। जी जी, तो अनुमान ये है कि जिस तरह से पहले देखा गया था, हालात क्या थे देश के, एक बार फिर से उन हालातों का सामना करना पड़ सकता है अगर एहतियात नहीं बरती जाती। डॉक्टर शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ओमाइक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भारत में करीब 87 ये मामले बताए जा रहे हैं, ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हालात कंट्रोल रहें तो उसके लिए एहतियात बरतना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एफएम न्यूज के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि फिलहाल ओमाइक्रॉन के जो मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए आपको भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि पहली और दूसरी वेव के दौरान जो दंश भारत ने झेला है, न सिर्फ भारत ने बल्कि दुनिया भर ने, ऐसा एक बार फिर स्थिति पैदा ना हो इसके लिए एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।